बंद और रैलियां पर निबंध। आजकल प्रायः बंदों, रैलियों, भूख हड़तालों, लंबी हड़तालों और यात्राओं का रिवाज हो गया है। ये सब तरीके सरकार या सत्ता के अन्यायों या उसके नीति संबंधी निर्णयों के प्रति असंतोष प्रकट करने के भौंडे तरीके हैं। इनके कारण सबके कामकाज रुक जाते हैं। दफ्तरों, शिक्षा संस्थाओं, व्यापार आदि के सब काम ठप पड़ जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि जिन उद्देश्यों के लिए ये रैलियां आदि की जाती है, क्या वे उद्देश्य पूरे होते हैं? अधिकांश मामलों में इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि इनसे उद्देश्य पूरे नहीं होते। इसके विपरीत इनसे आम जनता को और रैली आदि करने वालों को भी नुकसान ही होता है। ऐसी स्थिति में इन तरीकों विरोध प्रकट करने के पर कानून बनाकर रोक क्यों न लगा दी जाए, क्योंकि अक्सर निरर्थक होते हैं। इनसे बर्बादी होती है और किसी को कोई लाभ नहीं होता। इस देश का हर समझदार, निष्पक्ष और उत्तरदायी नागरिक इस बात से सहमत होगा कि ये सारे तरीके और रैलियां चाहे पैदल हो, रथ यात्राएं हो या मोटरसाइकिलों के जुलूस के रूप में हो, जिस हाल में हुई है उनसे आम जनता को बहुत नुकसान हुआ है और बड़ी असुविधा हुई है। इन हड़तालों, रैलियों या बंदों में भाग लेने वाले अधिकांश लोग या तो बैठे रहते हैं या सोते रहते हैं, या कुछ दिनों की भूख हड़ताल के बाद आधे अधूरे आश्वासन मिलने पर और बहुत बार तो कोई आश्वासन पाए बिना ही उपवास खत्म कर देते हैं। विडंबना यह है कि कुछ थोड़े से मामलों को छोड़कर शेष सभी हड़तालें, रैलियां आदि केवल राजनीतिक चालें होती हैं। इन गतिविधियों का संचालन कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी या यूनियन करती है, जो बलपूर्वक या समझा बुझाकर या अन्य तरीकों से हड़ताल या बंद आदि को सफल बनाने की कोशिश करती है। हालांकि इस बात की कोई कसौटी नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कोई हड़ताल, बंद या रैली सफल रही या नहीं, पर जो इसके पक्ष में होते हैं वे इसकी सफलता का दावा करते हैं और जो इसके विरोधी होते हैं वे इसे विफल बताते हैं। जो लोग इन गतिविधियों में भाग लेते हैं उनसे यदि पूछा जाए कि वे ऐसा क्यों करते हैं, तो वे भारत के उन महान नेताओं का उदाहरण देते हैं जिन्होंने इसी प्रकार के बंद और रैलियों आदि के सहारे देश को आज़ादी की लड़ाई में सफलता दिलाई। लेकिन वे लोग ये भूल जाते हैं कि उन गतिविधियों के पीछे उनकी नीयत वह या वैसी नहीं है जो उन महान स्वार्थहीन भारतीय नेताओं की थी। इसके अलावा ध्यान देने की बात है कि आजकल जो बंद और रैलियां होती है वे शायद ही कभी शांतिपूर्ण होती। उनमें किसी न किसी कारण से हिंसा शुरू हो जाती है, पत्थरबाजी या आगजनी होने लगती है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान होता है वह बढ़े हुए करों के रूप में या अन्य किसी रूप में आम जनता से वसूल कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त रैलियों, तालाबंदियों और बंदों से उत्पादन में बाधा पड़ती है और देश में विकास की गतिशीलता को धक्का पहुंचता है। कभी कभी तो इनसे करोड़ों रुपए की हानि हो सकती है और अधिकांशतया कुछ थोड़े से लोगों या समाज के एक छोटे से वर्ग के हित के लिए यह सब नुकसान होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लोगों, मजदूरों को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है या अपनी शिकायतों को दूर करवाने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन इसका तरीका शिष्ट और तर्कपूर्ण होना चाहिए। जापान में श्रमिक विरोध करते हैं, लेकिन अलग ढंग से। वे अपना काम बंद नहीं करते, वे अपनी बाहों पर काले कपड़े की पट्टियां बांध लेते हैं और दुगने उत्साह व जोश के साथ काम करते रहते हैं। वे नारेबाजी भी नहीं करते,
जो उनके नियोक्ता अफसर उनकी बाहों पर बंधी काली पट्टी देखते हैं तो उन पर तत्काल इसका असर पड़ता है। जल्द से जल्द उच्च स्तरीय बैठक करके श्रमिकों की शिकायतों पर विचार करके उन्हें दूर किया जाता है। इस बात में कोई दम नहीं है कि जब तक हिंसा नहीं होती तब तक नियोक्ता अधिकारी विरोध कर रहे कर्मचारियों और श्रमिकों की मांगों की ओर ध्यान नहीं देते। विनम्र निवेदन ज्यादा कारगर होता है। ध्यान रहे कि ताकत का मुकाबला बड़ी ताकत के बल पर किया जा सकता है और प्यार का मुकाबला अधिक प्यार के बल पर। स्पष्ट है कि प्यार वाला रास्ता बेहतर है। टकराव की अपेक्षा सहयोग बेहतर होता है।